जय धन्वंतरि। प्रणाम सर। प्रणाम डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। थक जाते हैं रात भर, है ना, सारा दिन। अभी तो हम कुछ काम करते नहीं है फिर भी। नमस्कार आप सभी को। आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये कहा था आपको कि प्रमेह व्याधि में या ऐसी व्याधि जिसमें कफ का प्रकोप हो, उसमें आप क्या करना कि बसंत ऋतु के समान जो बसंत ऋतु में जो हम आहार विहार करते हैं, तो बसंत ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। और उदाहरण के स्वरूप मैंने आपको कहा था कि ज्वर में शरद ऋतु के समान, प्रमेह में बसंत ऋतु के समान जो है आप, और गुल्म में वातिक ऋतुचर्या के अनुसार जो है ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार जो है वह कार्य करें, वर्षा ऋतु के अनुसार।
तो जो बसंत कल्प है, बसंत कल्प जो है वह इस तरह से आपने सुने होंगे। मधुमालिनी बसंत सुना होगा आपने, स्वर्ण बसंत मालती सुना होगा आपने, आपने लघु मालिनी बसंत सुना होगा, और हो सकता है कि आपने अपूर्व मालिनी बसंत भी सुना हुआ हो। परंतु बसंत कल्प का प्रयोग किस प्रकार से करें, तो सबसे पहले तो ये जो रस चंडांशु है, उस रस चंडांशु में बसंत कल्प का वर्णन सर्वप्रथम आया है, और वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है ग्रीष्म अनंतर बसंत। इसका तात्पर्य क्या है कि ग्रीष्म ऋतु के पश्चात बसंत। अब जो है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि बसंत ऋतु तो जो है वह आती है किसके बाद, हेमंत ऋतु के बाद, कि नहीं? हाँ जी सर। है ना? हाँ जी, हाँ जी। शिशिर, हेमंत, बसंत, शिशिर बसंत ग्रीष्म। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और यहाँ की क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ग्रीष्म अनंतर बसंत। इसका मतलब क्या है ग्रीष्म अनंतर बसंत का? तो इसका तात्पर्य निकालने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, है ना? इस तरह का क्रम है कि नहीं? हाँ जी। यस सर। तो होता क्या है कि बसंत में वसंत कहें कि बसंत कहें, आप जैसा ठीक लगे आपको। बसंती होता है ना कि वसंत होता है, बसंत होता है, बसंत ऋतु, बसंत वसंत बसंत। बसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु आती है। हमको ये पता है कि जो बसंत ऋतु है उसमें कफ का प्रकोप होता है, और उस कफ प्रकोप से जो अग्नि मांद्य हुआ, उसके अनंतर जो ग्रीष्म ऋतु थी उसमें शुष्कता उत्पन्न होती है। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। और उस शुष्कता में, उस शुष्कता को दूर करने के लिए वात प्रकोप के कारण, कफ प्रकोप से उत्पन्न अग्निमांद्य और स्त्रोतोरोध से वात के कारण वात का प्रकोप हुआ, और उससे जो शुष्कता आई उसमें बसंत कल्प का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूं आपको? एक बार फिर बोलना। रिपीट करिए हाँ जी, हाँ सर, एक बार। रिपीट कर। हाँ जी, वही चीज। हाँ जी। कफ प्रकोप होता है बसंत ऋतु में। हाँ जी। और इस कफ प्रकोप से अग्निमांद्य होता है। जी।
और यह अग्निमान्य जो है स्त्रोतो रोध करता है। हाँ जी। और इस स्त्रोतो रोध के फलस्वरूप क्या होता है कि वायु का प्रकोप हो जाता है। जी सर। हाँ जी। जी सर। और उसके फलस्वरूप जो है वो शुष्कता आ जाती है ना, आ जाती है। हाँ जी। तो बसंत अनंतर ग्रीष्म अनंतर बसंत, तो जो शुष्कता इस तरह से आती है कफ प्रकोप से, अग्निमांद्य हो स्त्रोतोरोध होकर जो वात शुष्वात प्रकोप के कारण शुष्कता आई उसमें बसंत कल्प का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैं क्या समझा पा रहा हूं आपको? जी सर। जी सर। आ गई हाँ बात जी। समझ में आपकी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब जो क्या होता है, ये एक मतलब है इसका। दूसरा मतलब क्या है कि बसंत का मतलब क्या होता है कि पोषण। बसंत माने पोषण। तो आपने देखा होगा जब बसंत ऋतु आती है तो फरवरी मार्च का टाइम होता है ना। जो गंधर्व प्रकृति के होते हैं, जो कामदेव के राशि वाले होते हैं, या उस टाइम पर कैसा हो जाता है, कहते हैं ना आयो बसंत, है ना। बसंत जब आता है तब क्या होता है कि चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, सब कुछ आ बाहर जाता आ है। जाते हैं, करते बाहर हाँ, आ जाते। तो ये बसंत जो है वो पोषण नव पल्लव का पर्याय है। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को फक रोग हो जाता है, बाल रोग है एक प्रकार का फक, उसमें क्या होता है, बच्चों को पोषण देने के लिए क्या किया जाता है, बसंत कल्प का प्रयोग किया जाता है। मधुमालिनी बसंत। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? हाँ जी। जी सर। यानी कि एक बसंत का प्रयोग क्या था कि जब बसंत ऋतु जो है उसमें कफ के प्रकोप से स्त्रोतोरोध हुआ, और उस स्त्रोतोरोध से जो शुष्कता उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए, प्रमेह में रूक्षण के लिए, बसंत ऋतु का कल्प यूज करने के लिए, तीसरा जो है वह बच्चों में पोषण के अर्थ में, यानी कि अगर किसी को पुनर्जीवित करना हो, नव पल्लव उत्पन्न करना हो, तब बसंत कल्प का प्रयोग करते हैं। यहां तक बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। गर्भिणी को भी जो है वह बसंत कल्प दिया जाता है। प्रमेय में आपको याद होगा कि हमने यशद भस्म का बहुत प्रयोग किया था, है ना। जी हाँ जी। इस रसक का एक पर्याय जो है वो बसंत भी है ना। जो खरपर है उसका एक पर्याय बसंत भी है। तो अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई हिंगुल जो है वो उसका पर्याय है। तो संक्षेप्ततः जो अर्थ बसंत के कतिपय निकलते हैं कि भाई एक तो कफ प्रकोप से जो वात प्रकोप से होता है, दूसरा कि रस के अर्थ में इसका क्या प्रयोग है, और तीसरा कि वृंगण कल्प जो है वो है, इसलिए इसको बसंत कल्प कहते हैं। ये बात समझा पाया मैं आपको? किसी को ना समझ में आई तो मुझे बताए। आगे। समझ सर। ठीक है। अब बसंत कल्प का प्रयोग कैसे करें? बसंत कल्प की पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी कि स्थिति कैसी होगी, यानी कि किस तरीके से आपने इसका प्रयोग करना है। अब जो बसंत कल्प है उसमें 3 कैटेगरी हमने की है। एक जो विभाजन है उसमें हमने कहा है कि बसंत जो कल्प जो है वह
खरपर युक्त है। कैसा है? खरपर युक्त। यशद, यशद किसको कहते हैं? जिंक को, है ना, जिंक को कहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो जिंकोविट कितनी खिलाई गई है, खिलाई गई थी ना? हाँ जी। जिंकोविट खिलाई गई थी। क्यों खिलाई गई थी? इम्यूनिटी के लिए, है ना। वो जो कफ है वहां पर, तो वो जो कफ का जो हरण था, तो जो बसंत ऋतुचर्या में जो कफ का प्रकोप था, उसको हरण के लिए खरपर का प्रयोग किया। ठीक है ना। तो बसंत कल्प में एक तो खरपर, एक खरपर हिंगुल विरहित और एक हिंगुल युक्त। बसंत कल्प कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। खरपर युक्त यानी कि जिंक युक्त, दूसरे जिंक और इंगुल दोनों ही नहीं हो जिसमें, और तीसरा हिंगुल युक्त। अब जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जिसमें ना तो खरपर है ना हिंगुल है, ऐसा एक योग है, दैट इज कॉल्ड, यह जो योग है वो कौन सा है? अपूर्व मालिनी बसंत। कौन सा है वो? अपूर्व मालिनी बसंत में ना खरपर है न हिंगुल है। दूसरा एक बसंत कल्प है, हिंगुल युक्त है, वो मात्र हिंगुल युक्त है, मधु मालिनी बसंत। और खरपर या जिंक युक्त 6 कल्प हैं, जिनमें से 3 कल्प का नाम तो बसंत पर है, लघु मालिनी बसंत, स्वर्ण मालिनी बसंत, रत्न मालिनी बसंत। और 3 कल्प ऐसे हैं जिनका नाम बसंत तो नहीं है, परंतु उनमें खरपर रहता है। रसकेश्वर रस, ज्वर मुरारी रस और व्याधि गज केशरी रस। वसंत कल्प के वर्गीकरण के अंतर्गत खरपर, खरपर हिंगुल विरहित और हिंगुल युक्त, इस प्रकार से 3 खरपर हिंगुल विरहित परंतु बसंत नाम अपूर्व मालिनी बसंत, हिंगुल युक्त बसंत कल्प मधु मालिनी बसंत। खरपर युक्त जो कल्प हैं उनमें 2 हैं, एक तो जिनका नाम बसंत पर है और जिनका नहीं है परंतु खरपर है। तो लघु मालिनी बसंत, स्वर्ण मालिनी बसंत और रत्न मालिनी बसंत जो है वह खरपर युक्त बसंत वाले कल्प हैं। और बसंत कल्प 3 और हैं परंतु नाम नहीं है, खरपर युक्त हैं, रसकेश्वर, जर मुरारी और व्याधि गजकेशरी। इतनी बात समझा पाया मैं आपको? हाँ जी। एक मुझे इसका प्रयोग करना थोड़ा सा आता नहीं है। किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे अभी टोक सकता है। सर आपने जो बोला था ग्रीष्मानंतर वसंत, वो कहाँ का रेफरेंस है? रस चंडांशु। ओके सर। ये सवाल किसने पूछा है मुझसे? मुझे आवाज पहचान में नहीं आई। सर आराधना। अच्छा अच्छा, आराधना जी, ठीक है, ठीक, ओके। योग रत्नाकर में रस चंडांशु में इनका बसंत कल्प का वर्णन है। अब हम क्या करते हैं कि इन सब वीरतः विचार करें तो अपूर्व मालिनी बसंत जो है वह शीतवीर्य है। ज्वर मुरारी यह भी जो है वह
शीतवीर्य है, और लघु मालिनी बसंत यह जो है वह उष्ण है, और स्वर्ण मालिनी यह उष्ण तर है, और मधु मालिनी यह उष्ण तर है। ठीक है। अपूर्व मालिनी बसंत शीत वीर्यम जर मुरारी शीत वीर्यम च, लघु मालिनी बसंत उष्ण, स्वर्ण मालिनी बसंत उष्णतर, और मधु मालिनी बसंत उष्णतम। ठीक है जी। जी सर। यहां तक क्या हम समझ पाए? हाँ जी। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं लघु मालिनी बसंत की, ये पहले मधु मालिनी की कर लेते हैं, उष्णतम की बात करें, फिर थोड़े थोड़े ठंडे हो जाएंगे। मधु मालिनी बसंत। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग इसका प्रयोग करते हैं, कर चुके हैं, सुन चुके हैं? पर मैंने सुना था कोविड के वक्त। आराधना सर जी हैं अभी कि ये भी? यूज नहीं किया कभी। नहीं वो तो सही है। अभी नहीं यूज किया सर कभी। किसी ने नहीं यूज किया? किसी ने सुना? सर मैंने सुना सिर्फ बहुत है स्वर्ण सर, मालिनी पर बसंत वैसे यूज किया है। सुना है सर। अच्छा, ठीक है। मधु मालिनी बसंत जो है उसको आपको प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा योग है। एक्चुअली में ये बच्चों में यूज होता है। मधु मालिनी बसंत जो है वो एक्चुअली में बच्चों की ड्रग है, और इस जो ड्रग की जो खास बात है वो क्या है कि जैसे बच्चों में रिकेट्स वगैरह हो जाते हैं ना, तब हम इसका प्रयोग जो है वो बहुत उससे करते हैं। ठीक है जी। तो जो मधु मालिनी बसंत है उसका प्रयोग जो है वो, एक तो रस चंडांशु में मैंने आपको बता ही दिया। रस चंडांशु में क्या होता है कि इसमें जो दिया हुआ है वो ये कहते हैं कि बालकों में जो मृदु अस्थि रोग होते हैं, जो अस्थिगत रोग होते हैं, उसमें मंडूर भस्म और शंग भस्म के साथ जो है इसको देना चाहिए। तो जो इसका उपयोग है मधु मालिनी का, वो है जैसे मैंने आपको बताया था, भृंगण कल्प है। यानी कि ताकत लानी हो बच्चों में, तब इसका प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म स्रोतों में जो है वह स्नेह उत्पन्न करता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, या बच्चा जो है वो गर्भ में ना बढ़ रहा हो, सगर्भा गर्भिणी स्त्रियों को भी मधु मालिनी बसंत दिया जाता है। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी जी सर। सर। एक रोग सुना होगा आपने, पारगर्भिक रोग। ये जो दूषित स्तन्य है, जब छोटा बच्चा जो है वह विकृत स्तन्य, या जो माता का दूध है वह विकृत होता है, और कफ दूषित स्तन्य की वजह से पारगर्भिक रोग की उत्पत्ति होती है, जिससे बालक का पोषण जो है वह योग्य रूप से नहीं हो पाता। बच्चे को कास होता है, अग्निमांद्य होता है, अरुचि होती है, चक्कर आते हैं। बालक जो है वो लगातार रोता रहता है, बार बार रोता रहता है,
और बच्चा जो है वो मांस विहीनत्व को प्राप्त हो जाता है, उसका उदर जो है वो बड़ा हो जाता है और हाथ पांव जो हो जाते हैं वो पतले हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ रही है ये कैसी व्याधि है? पारगर्भिक। हाँ जी सर, ये जनरली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जो फीड देती है बच्चों को उस टाइम पे, उन बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है। हाँ, ऐसी स्थिति में बच्चों को आपने क्या करना है कि एक तो माता का दूध बंद करके और बच्चे को मधुमालिनी का सेवन कराना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी सर। ऐसी स्थिति आपको मैरास्मस में दिखाई देती है। एक बच्चों हाँ में जी। रोग होता है रिकेट्स, जिसको हम आयुर्वेद में अस्थि वक्रता कहते हैं। अस्थि जो है वो कैसी हो जाती है? वक्र हो जाती है। इसमें भी क्योंकि क्या होता है, जो मधुमालिनी बसंत है इसमें जो है वह कुकुटान त्वक जो भस्म होती है वह भी थोड़ी सी होती है। ऐसी अंडे की जो जर्दी होती है ना, अंडे की जर्दी, पीली जो जर्दी होती है, योग। हाँ, योग जिसे कहते हैं, उसकी भावना जो है वो इसमें रहती है। तो ये अस्थि पोषक द्रव्यों के रूप में होता है। तो जिनकी अस्थियां मृदु होकर मुड़ जाती हैं, कृशता, पांडुता, मांस क्षीणता, कुब्जता, अस्थि धातु में चूने का यानी कि कैल्शियम की मात्रा कम है, उदर बड़ा हो गया, हाथ पैर पतले हो गए, मानसिक विकृति आ गई, बालक क्रोधी या दुराग्राही हो गया, दांत के आने के समय जो दंतोद्भेद जन्य विकार होता है उसमें, और इंद्रियों के व्यापार में विकृति हो जाए, तब बच्चे को जो है वो बस मधुमालिनी बसंत देना चाहिए। मधुमालिनी बसंत 65 mg, मंडूर भस्म 65 mg और सितोपलादी चूर्ण। ठीक है जी। जी सर। और हम क्या करते हैं कि जिन गर्भ को या जो स्त्री लगती है कि भाई ये ऐसा कमजोर बालक उत्पन्न कर देगी, तो उसको हम 8वें या 7वें महीने से मधुमालिनी बसंत का प्रयोग कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर। जी सर। तयोर्वृंगण वातग्न मधुर द्रव्य संस्कृतई धृत क्षीर रसहि तृप्ति सगर्भः च खादियेत। मतलब कि जो गर्भिणी स्त्री है, श्री वाग्भट्टाचार्य ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि वृंगण तथा वातग्न गुण युक्त घी, दूध, मिश्री, अंगूर आदि मधुर द्रव्य और आम गर्भ से सगर्भा की तृप्ति करनी चाहिए, और यह कार्य जो होता है वो मधुमालिनी के सेवन से उत्कृष्ट रूप से सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो इसको दूसरा क्या होता है कि कुछ स्त्रियों को श्वेत प्रदर की जिनको दिक्कत होती है और उसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसमें भी मधुमालिनी बसंत जो है वो देना चाहिए। मात्र एक ड्रग जो है वो बहुत जादू की तरह काम करती है। देखिए, श्वेत प्रदर को दूर करना और श्वेत प्रदर के कारण उत्पन्न हुई मांस विहीनता को दूर करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें हिंगुल है और इस हिंगुल के होने के कारण साथ में इसकी अंडे की जर्दी है, तो ये क्या करती है कि जो कैल्शियम कंपोनेंट है उसको बढ़ाती है। तो एक तो उस श्वेत प्रदर की वजह से या अत्यधिक रजस्त्राव होने के कारण जो स्त्रियों को काफी मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन होता है, तब जो है वो मधुमालिनी बसंत देना चाहिए। तो मधुमालिनी बसंत जो है वो शीत पूर्वक ज्वर, ठंड देकर जो फीवर आता है उसमें भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर क्या होता है कि जब मलेरिया होता है बच्चों को, तो पांडुता की स्थिति भी आ जाती है। इस स्थिति में मधुमालिनी बसंत प्लस मंडूर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। बच्चे में स्प्लीनोमेगेली हो जाए, क्योंकि जीर्ण ज्वर हो जाता है। जीर्ण ज्वर में क्या होता है कि अगर
कई बार क्या होता है बच्चों को फीवर, कई बच्चे जो होते हैं उनको बहुत समय तक लंबा फीवर बना रहता है, हल्का हल्का 9900 फीवर बना रहता है, बच्चा कमजोर रहता है, आगे नहीं बढ़ता है, स्प्लीनोमेगेली रहती है। उस अवस्था में मधुमालिनी बसंत का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। कुछ वैद्य क्या करते हैं कि मधुमालिनी बसंत के साथ प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते रहे, और ये बच्चों की उन्होंने एकमात्र औषध बना ली है कि बच्चे को कास हो, श्वास हो, बच्चा बढ़ ना रहा हो, बच्चे को फीवर रहता हो, उन सब में जो है वो मधुमालिनी प्लस प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं। और मात्र एक ड्रग ऐसी थी जिससे कि आधी पीरियड जो वो थी ओपीडी, वो इससे डन हो जाती थी। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी। इसके बाद हम बात करते हैं लघु मालिनी बसंत की। बसंत कल्प में एक ये कल्प जो है ये भी मेरा बड़ा प्रिय कल्प है, लघु मालिनी बसंत। एक्चुअली में क्या होता है कि अब हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो अक्सर ये कहता है कि डॉक्टर साहब गर्म दवाई मत दे देना। तो ये एक दवाई ऐसी है कि एक तो क्या होता है कि आप जैसे किसी ऐसे उष्ण योग के साथ भी देते हैं तो ये जो है वो क्या करती है कि हालांकि भले ही मैंने इसको बताया कि उष्णवीर्य ड्रग है, परंतु फिर भी जो है यह उष्णता को और कमजोर पेशेंट को जो है वो बड़ी ताप आती है। यह भी जो है वो अगर हम योग रत्नाकर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है सर्व रोग हर शिशु, यानी कि जितने भी शिशुओं के रोग होते हैं उनको हर लेती है। गर्भणी देयः ऐसा कहा गया है। और स्वर सर्व ज्वर हरः, सभी प्रकार के ज्वर में यह लघु मालिनी बसंत जो है वो कार्य करती है। जीर्ण ज्वर हो, धातुगत ज्वर हो, विषम ज्वर हो, अतिसार हो, क्षय हो, अर्श हो, ताप हो, मंदाग्नि हो, शूल हो, वात विकार हो, प्रदर हो, रक्तार्श हो और नेत्र रोग हो, उसमें लघु मालिनी बसंत जो है अच्छा कार्य करती है। सुवर्ण बसंत मालती और लघु मालिनी बसंत ये दोनों ही जो है वो खरपर युक्त है। लघु बसंत जो है या लघु मालिनी बसंत है उसमें स्वर्ण मालती से थोड़े से कम गुण होते हैं, परंतु स्वर्ण बसंत मालती जो है वो हर कोई लोग जो है वो उतना उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अफोर्ड भी नहीं कर पाते। दूसरा ये भी है कि वो थोड़ा सा उष्ण योग है लघु मालिनी की अपेक्षा। तो इसका कार्य जो है वो पेनक्रियास पर, जिसको हम स्वादु पिंड कहते हैं या रस उत्पादक पिंड कहते हैं, उस पर बहुत अच्छा काम होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमने ये देखा है कि जो जिनको डायबिटीज हो जाता है उनकी काफ मसल में पेन रहने लग जाता है, तो वह रस विकृति का यदि आप दिखाओगे तो वो कहेंगे जी सोडियम पोटेशियम जो है वो थोड़े कम हो रहे हैं, ऐसा वैसा। ऐसी स्थिति में यदि आप लघु मालिनी बसंत देते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करता है। उसके पश्चात जीर्ण ज्वर की, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है बहुत अच्छी औषध है, करमरकर सर थे एक, वो इन्फ्लुएंजा में लघु मालिनी बसंत का प्रयोग किया करते थे। और वात कफ ज्वर को इन्फ्लुएंजा वो मानते थे, और उसमें वो क्या किया करते थे कि बच्चों को यदि इन्फ्लुएंजा हो जाए या बच्चों को वो हो जाता है ना बचपन में चिकन पॉक्स, हाँ जी।
वो जो छोटे छोटे दाने सारे शरीर पर आ जाते हैं, है ना, उसको चिकन पॉक्स ही कहते हैं ना। हाँ जी सर। अरे हाँ कि ना, हाँ जी सर। बता दिया करो फिर। अब मुझे ऐसे क्यों मेरा इम्तिहान लेते हो बच्चे का? मीजल्स भी होता है जैसे। हाँ, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, बच्चों को अतिसार हो गया, दंतोद भेदजन्य व्याधि, यानी कि कोई भी दंतोद भेदजन्य दांत निकल रहा हो, तो वो क्या कहते थे कि आप क्या करो, लघु मालिनी बसंत, 65 mg। गुड़ची सत्व, आठ गुंजा, दिया ना कर, चंद्रपुटी प्रवाल भस्म, चार रत्ती, ये 4 गुंजा। श्रृंग, 4 गुंजा। सितोपलादी, 1 माशा। इसकी 2 पुड़ियां बना लें आधी आधी करके, और एक तो दें सुबह उसको रसायन काल में, और दूसरी दें उसको व्यान काल में दूध के साथ। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इन्फ्लुएंजा हो, चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो, दंतोद भेदजन्य अतिसार हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। फक यदि बच्चे को रोग हो जाए, एक तो अगर बच्चे को फक हो जाए तो एक तो पिपली सिद्ध दूध, पिपली सिद्ध दुग्ध। फिर बच्चों के लिए आता है कुमारी आसव, मालूम है आपको? नहीं सर। नंबर नहीं। 3। नंबर 3 कुमारी आसव आता है बच्चों के लिए, और लोहासव। इसको मिलाकर संभाग करके और बालकों को जो है वो घूंट घूंट दे दें। घूंट घूंट का मतलब 1 से 2 ml। ठीक है जी। जी। फिर उसके पश्चात अगर किसी गर्भिणी का गर्भ नहीं बढ़ रहा हो, या उसको कटिशूल रह रहा हो, फीवर रह रहा हो, और एबॉर्शन जो है उसको हैबिचुअल एबॉर्शन की दिक्कत हो, गर्भपाल रस
2 गुंजा। लघु मालिनी बसंत 2 गुंजा। प्रवाल भस्म चंद्रपुटी 4 गुंजा। इसकी 2 पुड़ियां बना ले, एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया शाम को मुनक्का सिक्त दुग्ध के साथ देना। ठीक है जी। हाँ जी सर। अब मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि कफ का यानी कि जो रोग हो उसमें जो है बसंत कल्प बहुत अच्छा काम करता है। तो लघु मालिनी बसंत तीन गुंजा प्लस आद्रक स्वरस। इसको यदि आप देते हैं तो प्रवाहिका जो है वह तुरंत नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात समझा पाया मैं आपको? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। गर्भिणी को यदि पांडु हो जाए तो क्या करना? ताप्यादि लोह 4 गुंजा। इसको कम कर दूं क्या थोड़ा? एक ही था नहीं? ताप्यादि लोह तो यूज करते होंगे आप? हाँ जी जी सर। ये एक ऐसी ड्रग है जिसके बारे में मेरा ऐसा विश्वास है कि ये 1 हफ्ता में जो है वो बढ़ा देती है एचबी। हाँ जी जी सर, सर, 15 आपने दिन में मुझे रिजल्ट भी देखा है बताया। इसका। मेरा भी बढ़ गया था। वाह डॉक्टर साहब वाह, जय हो ताप्यादि लोह की। ये जो है ना जिनका विटामिन B12 भी कम होता है ना, उनको हाँ भी जी। आप दोगे ना तो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल ये विटामिन B12 बहुत से लोगों का कम होता है। 1 गुंजा। ठीक है जी। हाँ जी सर। छोटे बच्चे जो होते हैं उन जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो जाती है ना, उसको हाँ आप पहले क्या करना कि कृमि कुठार रस की 3 गोली, एक एक गोली रोज देना जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो। और फिर लघु मालिनी बसंत और मंडूर भस्म देना, तो मिट्टी खाने की आदत भी छूट जाएगी और दूसरा उससे उत्पन्न जो पांडुता है वह भी ठीक हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी सर। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी और चर्चा करनी है, परंतु वो अब हम कल करेंगे। ठीक है? आज थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास। इतना समझ में आ गया आपकी कि नहीं आया? हाँ जी सर, समझ आ गया। सर जो आपने ताप्यादि लोह के मधुमालिनी लिखा था, हाँ जी, क्या क्या क्या? सर ताप्यादि लोह जो प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया में लिखा था, सर उसमें मधुमालिनी बसंत लिखा आपने।
हाँ, ताप्यादि लो 4 गुंजा, मधुमालिनी बसंत 1 गुंजा। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया आप सबको? किसी को ना समझ में आया तो मुझसे बोल सकता है कि नहीं आया डॉक्टर साहब। सर जो बच्चों में आपने बताया था क्रीमी कुठार के बाद मधुर मालिनी के साथ क्या बताया आपने? मंडूर भस्म। मंडूर भस्म, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।